my name is Nargis Gupta. In this video, we will discuss about the UGC NET November 2017 question paper based on a data structure and algorithm. So, नवंबर 2017 तक आपके पास में टेक्निकल में दो पेपर आते थे, पेपर 2 एंड पेपर 3. दोनों के क्वेश्चंस जितने भी आए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा. नाउ कंसीडर दी फॉलोइंग ग्राफ. हमें एक ग्राफ गिवन है. क्रुस्कल एल्गोरिथम से हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री के थ्रू लिए आप यूज करते हैं क्रुस्कल एंड प्रिम्स एल्गोरिथम. क्रुस्कल एल्गोरिथम से हमें इस ग्राफ को सॉल्व करना है और उसके बाद में हमारे पास कुछ एजेस गिवन है. उसमें हमें ये बताना है कि आपने किस ऑर्डर में कौन सी एज को चूज किया है. तो डेफिनेटली हम सबसे मिनिमम एज को सबसे पहले चूज करते हैं. तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए क्रुस्कल एल्गोरिथम में आप सबसे पहले ग्राफ को ड्रॉ कर लें. तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए जितने भी नंबर ऑफ वर्टाइसेस गिवन है वो सारे वर्टाइसेस को आप यहाँ पे ड्रॉ कर लें सबसे पहले. तो हमें यहाँ पे टोटल 7 वर्टाइसेस गिवन है. हमने 7 वर्टाइसेस गिवन ड्रॉ कर लिए. मिनिमम एज को आप सबसे पहले चूज करें. तो मिनिमम एज आपकी AD आ गई और G और C आ गई. तो दोनों का वेट 2 है. तो आप दोनों को यहाँ पे चूज कर सकते हैं और जब तक चूज कर सकते हैं जब तक कि आपका साइकिल ना बने. तो ये हमने मिनिमम एज वेट चूज कर लिया. देन उसके बाद में नेक्स्ट मिनिमम पे आए तो नेक्स्ट मिनिमम A और G मिला आपके पास और B और G मिला. तो A और G ये आपने चूज कर लिया 3 और B और G चूज कर लिया. कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई साइकिल आपका नहीं बना. यदि आप ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में देखें आप तो ऑप्शंस हमारे पास में क्या क्या है. AD, यस AD हमारा हो सकता है. GC हमारा हो सकता है. कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. तो हम सबसे पहले सीक्वेंस देख लें यहाँ पे. GC तो AD के बाद में A और E. तो आपने क्या AD के बाद में A और E को चूज किया? नहीं, AD के बाद में आपने GC को चूज किया. तो ये गलत ऑप्शन हो गया. GC, यस GC को हम चूज कर सकते हैं पहले. देन G और B आपका 3 एज है तो इसको आप चूज नहीं कर सकते. फोर्थ ऑप्शन पे आए AD, यस AD को हमने चूज किया. AG तो A और G को चूज कर सकते हैं? नहीं, चूज नहीं कर सकते. यहाँ पे GC, यस हम GC को चूज कर सकते हैं. AD की बात करें तो A और D भी चूज करा. यस आपने सबसे पहले इस वाली एज को चूज किया. देन उसके बाद में इसको एज चूज किया. दोनों का वेट सेम है तो आप कोई AD भी पहले ले सकते हैं, GC भी आपसे पहले ले सकते हैं. तो यहीं से आपको समझ में आ गया कि दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं है. बट मैं इस क्वेश्चन में आपको बता देता हूं कि उसके बाद में आप यहाँ पे इसके लिए ऑप्शन GB 3 एज है, आप इसको चूज कर सकते हैं. G और A, यस इसको भी चूज कर सकते हैं, उसका भी वेट 3 है. B और F जिसका वेट कितना है 4, इसको भी चूज कर सकते हैं. A और E जिसका वेट कितना है 4 मिनिमम वेट है तो आप इसको भी चूज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज The next question is consider an array representation of an n element binary heap. Basically heap से related question है ये, where the element are stored from the index 1 to index n of the array. 1 index से लेके n index तक stored है. For the element stored at index I of the array, the index of the parent is. सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि parent का index क्या होगा, ये उसने पूछा है. जब भी हम हीप की बात करते हैं, बाइनरी हीप की बात करते हैं तो 3 चीजें हम फाइंड आउट करते हैं. एक तो पेरेंट, दूसरा आप लेफ्ट चाइल्ड की बात करें, लेफ्ट ऑफ पेरेंट और राइट ऑफ पेरेंट. नाउ जब आप हीप की बात करें, लेट सपोज ये आपके पास में हीप है तो हीप की प्रॉपर्टी करंट लेबल को फिल करिए, देन लेफ्ट को फिल करिए, देन राइट को फिल करिए. 1 2 3 4 5 6 7. यदि 1 का लेफ्ट चाइल्ड आपको निकालना है तो 1 का लेफ्ट चाइल्ड के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है 2 इंटू I मतलब इंडेक्स. 1 का 1 इंटू 2 तो लेफ्ट चाइल्ड हो गया 2. राइट चाइल्ड की बात करें तो 2 इंटू I प्लस 1. यदि 3 का राइट चाइल्ड निकालें तो 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7. ठीक. पेरेंट की बात करें, यदि आप 3 के पेरेंट की बात करें या 2 के पेरेंट की बात करें तो क्या है वो 1 है. या आप 6 के पेरेंट की बात करें तो 3 है, मतलब जस्ट उस पर्टिकुलर इंडेक्स का हाफ. तो 6 का पेरेंट देखा तो 3 हो गया, 6 डिवाइडेड बाय 2 3. 4 का देखा तो 2 हो गया. बट अब 5 की बात करें, यदि 5 के पेरेंट की बात करें तो 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 2.5. बट यहाँ पे इंडेक्स कितना है 2. तो इस केस में आप क्या करते हैं कि जो फ्लोर लगाते हैं यहाँ पे, जिससे क्या हो गया 2.5 का फ्लोर यदि आप निकालेंगे तो नीचे वाली वैल्यू विच इज 2. तो फ्लोर ऑफ I by 2 is the correct option. Option 3 is the correct option for this question. Now
The following numbers are inserted into an empty binary search tree. Again question from the empty binary search tree in the given order. इस order में हमें बताना है what is the height of the binary search tree. Binary search tree की आपको height बतानी है. Now अब क्या करते हैं binary search tree में आप सबसे पहले रूट नोड लेते हैं. रूट नोड आपका फर्स्ट एलिमेंट बनता है. 10 को रूट नोड बना के दिया. नेक्स्ट एलिमेंट को 10 से कंपेयर करते जाएं. रूट नोड से कंपेयर करते जाएं. रूट नोड से छोटा है तो लेफ्ट में इंसर्ट कर दें. रूट नोड से बड़ा है तो राइट में इंसर्ट कर दें. नाउ 1 इंसर्ट हो गया. 3 की बात करें, 3 इज लेस एज कंपेयर टू 10. ऑलवेज कंपेरिजन स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड. 10 से लेस है बट 1 से ग्रेटर है तो 3 बिकम्स द राइट चाइल्ड ऑफ 1. 5 की बात करें तो 10 से लेस है, 1 से ग्रेटर है, 3 से भी ग्रेटर है तो ये आ गया 5. 15 की बात करें तो 10 से ग्रेटर है तो 15 बिकम्स द राइट चाइल्ड ऑफ 10. 12 की बात करें 10 से ग्रेटर है, 15 से लेस है तो ये आ गया आपका 12. 16 की बात करें तो 10 से ग्रेटर है, 15 से ग्रेटर है तो ये 16 आ गया. ये आपकी बाइनरी सर्च ट्री BST बन गई. व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री? तो हाइट क्या बोलते हैं हम? रूट नोड से लीफ नोड में जो आपका लॉन्गेस्ट पाथ होगा वही आपकी हाइट हो गई. लॉन्गेस्ट पाथ ये निकाल लें 1 2 3, दिस इज द हाइट. इधर से निकालें तो 1 2 1 2, तो दिस इज द लॉन्गेस्ट पाथ. 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज let G be an undirected connected graph with distinct edge weight. आपके पास एक G है, undirected ग्राफ है. ये आपके पास एक G ग्राफ है जो कि undirected ग्राफ है, कोई डायरेक्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है. कनेक्टेड ग्राफ है विथ डिस्टिंक्ट एज वेट. यदि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, ये यहाँ 5 है. लेट E max be the age with maximum weight and E mean is the age of minimum weight. ठीक है. Which of the following statement is false? कौन सा स्टेटमेंट आपका false होगा? Every minimum spanning tree of G must contain E min. भाई जो भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा डेफिनेटली वो आपका E min को कंटेन करेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंक्ट गिवन है. कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि सब 1 हो. यदि सभी 1 हो गए तो आपके पास क्लोज पाथ आने के चांसेस बन जाएंगे, तो ये ऑप्शन उस केस में गलत हो जाता. बट इस केस में ये ऑप्शन सही है क्योंकि हम डिस्टिंक्ट की बात कर रहे हैं. तो डिस्टिंक्ट की बात करें तो ई मीन तो कंटेंट करके ही रखेगा. इफ ई मैक्स इज इन मिनिमम स्पैनिंग ट्री देन इट्स रिमूवल मस्ट डिस्कनेक्ट जी. बोल रहा है यदि ई मैक्स मिनिमम स्पैनिंग ट्री में है तो उसका रिमूवल डिस्कनेक्ट कर सकता है ट्री को. डेफिनेटली यदि मिनिमम स्पैनिंग ट्री में जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम एज ना हो, डेफिनेटली मैक्सिमम एज भी हो सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल इसी ग्राफ को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं और यहाँ पे लिख दूं 6 और यहाँ पे लिख दूं 7, तो डेफिनेटली जब आप इस ग्राफ के लिए मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाओगे तो इनमें से आपको एक एज 6 को आप चूज करेंगे. डेफिनेटली आप चूज करेंगे. या यहाँ पे 7 होता है, यहाँ 8 होता है, वट एवर कुछ भी होता है तो मैक्सिमम आपका आ सकता है. नेक्स्ट टू मैक्सिमम आ सकता है, मैक्सिमम आ सकता है. तो यदि इस मिनिमम स्पेंडिंग ट्री में 7 को इंक्लूड करा तो 7 इन सब में से मैक्सिमम 7 को डिलीट कर दोगे तो डेफिनेटली उसके रिमूवल से वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री ना बचे, डिस्कनेक्ट हो जाए ग्राफ. तो ये भी आपका सही है. नो मिनिमम स्पैनिंग ट्री कंटेंट ई मैक्स. क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी स्पैनिंग ट्री आपकी ई मैक्स को कंटेंट ना करे? नहीं, ये वाली हमारी स्पैनिंग ट्री है जो कि ई मैक्स को कंटेंट कर सकती है, जरूरी नहीं है. जी हैज अ यूनिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री. डेफिनेटली यूनिक ही बनेगी मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्योंकि डिस्टिंक्ट है ना, डिस्टिंक्ट एज वेट है. तो ये सो दिस इज द करेक्ट रॉन्ग ऑप्शन. ऑप्शन नंबर 3 इज रॉन्ग कि भाई मिनिमम स्पैनिंग ट्री में मैक्सिमम एज नहीं हो सकती. ऐसा नहीं है, गलत है ये स्टेटमेंट. नाउ नेक्स्ट वन. A list of n string, each of length n, is sorted into lexicographical order using merge sort. Merge sort में given है lexicographical order A B C D. The worst case running time of the computation is, देखिए क्या बोल रहा है वो, a list of n string, each of length n. इस क्वेश्चन में 90% स्टूडेंट इस चीज से कंफ्यूज हो जाएंगे कि बात कर रहा है वो मर्ज शॉर्ट की. तो आप बिन कुछ भी देखे n log n ऑप्शन पे लॉक कर दोगे. बट आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से यदि स्टडी करें
तो आपको यहाँ समझ में आएगी ए लिस्ट ऑफ n स्ट्रिंग्स गिवन है आपके पास, और हर एक स्ट्रिंग की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग वो भी n है, n स्ट्रिंग है और हर एक की लेंथ n है, ठीक है। और शॉर्ट करना है आपको, यदि ये 10 है तो हर एक की 10 लेंथ है, 10 10 10 10 10 ऐसे करके 10 टू द पावर 2 100, तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर लॉग n। यदि स्ट्रिंग की लेंथ 5 है तो 5 लेंथ के ही आपके पास एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। So option B is the correct option. Now next one is post order traversal of the given binary search tree। binary search tree का post order traversal आपको given है, जो कि ये given है। Which of the following sequence of keys can be result of an in order traversal of the tree। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप बाइनरी सर्च ट्री की बात करें और बाइनरी सर्च ट्री के पोस्ट ऑर्डर की बात करें तो पोस्ट ऑर्डर गिवन है, और बाइनरी सर्च ट्री के इन ऑर्डर की बात करें तो बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर तो ऑलवेज आपका असेंडिंग ऑर्डर में होता है। फॉर एग्जांपल यदि बाइनरी सर्च ट्री बनाऊं, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, तो इसका इन ऑर्डर जब आप निकालोगे तो पहले लेफ्ट मोस्ट को विजिट करा, देन पेरेंट को विजिट किया, देन राइट को विजिट किया, देन लेफ्ट विजिट होगा तो पेरेंट, देन राइट, ऑलवेज आप शॉर्टेड ऑर्डर में मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में यदि आपको ये नॉलेज है, बेसिक नॉलेज, तो डेफिनेटली आप वही ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। यदि आप देखें तो इसमें 3 4 5 7 9 14 15 16 17 18 20 ये ऑलरेडी इस ऑर्डर में अरेंज है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट वन इज कंसिडर अ फुल बाइनरी tree with n internal nodes, internal path I given है and external path E given है, E for external, I for internal, ठीक, और number of nodes n given है। The internal path length of a full binary tree is the sum taken over all the nodes of the tree for the depth of each node. Similarly, the external path length is the sum taken over all leaves of the tree of the depth of each leaf. Which of the following is correct for the full binary tree? तो definitely यदि आप बात करेंगे तो ये डायरेक्टली हमारे पास में एक फॉर्मूला बनता है, यदि आपने पढ़ा हो तो दिस इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला, E इक्वल्स टू I प्लस 2n और I प्लस 2n माइनस E, दिस इज द फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Now next question is consider the recurrence relation। ये recurrence relation हमें यहाँ पे given है, और इस recurrence relation बहुत simple recurrence relation है। T of n, यदि आपने मेरे मास्टर थ्योरम से रिलेटेड वीडियोस देखे हैं तो आप इस recurrence relation को within few seconds आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। if n greater 1 है तो ये होगा, B if n equals to 1 है तो B होगा, where V and C is the constant। The order of algorithm corresponding to the our recurrence relation। इस recurrence relation को आप यदि substitution method से solve करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए आप मास्टर थ्योरम से solve करें। A 8 हो गया आपका, B 2 हो गया आपके पास, f of n की वैल्यू आपके पास में n हो गई because C is the constant। n to the power log A base B 8 base 2, A की वैल्यू कितनी है 8 base 2। जब आप इसको solve करेंगे तो n का क्या हो जाएगा ये, क्योंकि 2 to the power 3 3 बार आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो n का क्यू। f of n और c डॉट g of n, इन दोनों में से जो भी ग्रेटर होगा वो आपका सॉल्यूशन होगा। तो ऑर्डर ऑफ n to the power 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग टू सीक्वेंस, आपको गिवन है यहाँ पे, द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस ऑफ x एंड y इज। देखिए यदि इस लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने जाएंगे प्रॉपर मेथड से तो ये बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट इसके लिए शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ। x और y की बात कर रहा है, x से आप यहाँ से देखना स्टार्ट करें b से, तो b सर्च करें आप, नेक्स्ट वाले में कहाँ है, यहाँ पर b के बाद में क्या आ रहा है c आ गया, c के बाद में इस सीक्वेंस में कहीं b आ रहा है, यस b भी आ रहा है, तो ये लेंथ कितनी हो गई 3, ठीक। अब नेक्स्ट वाले से आप चेक करें c से, तो c मिल गया आपको,
डी की बात करें डी मिल गया आपको, बी की बात करें बी भी आपको मिल गया, सी मिल गया आपको। इस लेंथ की बात करें तो ये लेंथ कितनी आ गई 4, ठीक, इससे 3 लेंथ आई, इससे 4 लेंथ आई। यहां से स्टार्ट करें डी सी बी, 3 लेंथ आई इससे। सी से बात करें तो सी ए बी सी, इससे कितनी लेंथ आई 4। ए से बात करें तो ए बी सी, इससे 3 लेंथ आई। बी से बात करें बी सी, इससे 2 लेंथ आई। सी से बात करें तो सी एक अकेला ही रह जाएगा, तो इससे ए की लेंथ आएगी। तो यदि आप देखें तो मैक्सिमम इस वाले से 4 लेंथ आई, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल। जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक मिनट को यूटिलाइज करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हाफमैन कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास, और क्वेश्चन है now next question is, a text is made up of the character A B C D E, each occurring with the probability 0.0.11, 0.40, 0.16, 0.09, 0.24। ये प्रोबेबिलिटी गिवन है, ये ए की, ये बी की, ये सी की, ये डी की, ये ई की। द ऑप्टिमल हाफमैन कोडिंग टेक्निक विल हैव द एवरेज लेंथ। हाफमैन कोडिंग की बात कर रहे हैं तो हाफमैन कोडिंग हम, यदि आपने वीडियोस नहीं देखे तो ग्रीडी अप्रोच के अंदर मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, हाफमैन कोडिंग से रिलेटेड मेरे वीडियो देखिए, जिसमें हमने यहाँ वहाँ पे डिस्कस किया है कि जब आप हाफमैन कोडिंग की बात करें तो इसको आप इनमें से मिनिमम मिन हीप के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। 2 मिनिमम टर्म्स को आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लें। 2 मिनिमम यदि देखें 0.09 और 0.11 इज द मिनिमम, मतलब A और D इज द मिनिमम। और हाफमैन कोड में हमने ये बोला था कि ये है आपके पास 0.09 D और ये है 0.11। आप लेफ्ट में छोटा राइट में बड़ा कुछ भी एक एजम्पशन लेकर चल सकते हैं। इन दोनों का जो सम आएगा वो एक इंटरनल नोड पे स्टोर हो जाएगा। सम हो गया आपके पास 0.20, ये हो गया आपका, ये हो गया। जो सम आया उस सम को आप मिनी हीप में फिर से स्टोर कर दो और फिर 2 मिनिमम को एक्सट्रैक्ट कर लो। 2 मिनिमम को एक्सट्रैक्ट करें तो ये सम और ये वाला आपका आ गया, क्योंकि 0.16 इज लेस, सी इज लेस, तो ये वाला उठा लिया, इन दोनों को उठा लिया, सम कर दिया, ये हो गया 0.36। नेक्स्ट वन इज 0.36, यहाँ आ गया, 2 मिनिमम उठा लिए, तो ये 2 मिनिमम आपकी ये 0.36 और 0.24, 0.24 और 0.36, ये 0.60, तो ये हो गया आपका, ये भी चला गया, ये भी चला गया। 0.60 को 40 से आप कर दें तो ये 0.40 और 60 बिकम्स दी 1, ये भी हो गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए, इसके बाद में आपको यहाँ पर, अब उसने पूछा एवरेज लेंथ, तो लेंथ निकालनी है एवरेज लेंथ। तो एवरेज लेंथ कैसे निकलेगी, यहाँ पे कोडिंग कर दें अपन, ये 0, लेफ्ट में 0 पुट कर दें, राइट में 1 पुट कर दें, ये 1 पुट कर दें, बस एवरेज लेंथ निकाल दें। ये ए थी तो ए की एवरेज लेंथ कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, क्योंकि 4 1 है, मैं लिख देता हूं, ए का कोड है 111, 4 टाइम्स 1। बी के कोड की बात करें तो बी क्या था आपका, बी था आपका 40, ये 40 है बी का कोड हो गया 0। सी की बात करें तो सी का कोड हो गया 110, 110। डी के कोड की बात करें तो डी कहाँ है अपना 0.09, 0.09 कहाँ है आपका, यहाँ डी 1110, 1110। ई की बात करें 0.24, ये ई 1010। ये कोड्स आपने लिख लिए। बस क्या करना है आपको, इसकी जो भी प्रोबेबिलिटीज हैं उनसे मल्टीप्लाई करते जाओ, तो लेंथ निकाल दें अपन। लेंथ कैसे निकलेगी, ए का कोड क्या क्या था अपना, यहाँ पे ए का कोड है 0.11, मल्टीप्लाई क्या लेंथ निकली 4,
प्लस बी का कोड क्या है 0.40, क्या लेंथ निकली आपकी 1, प्लस सी का कोड क्या है आपका 0.16, क्या लेंथ निकली आपकी 3, प्लस डी का कोड क्या है आपका, डी का कोड है आपका 0.09, क्या लेंथ निकली है आपकी 4, प्लस ई के कोड की बात करें तो ई का क्या था आपके पास वैल्यू 0.24 मल्टीप्लाई कोड की वैल्यू लेंथ कितनी निकली 2, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे आंसर इज 2.16 is the correct option. So this is all about the UGC NET November 2017 paper 2 and 3 question paper solution based on a data structure and algorithm. In next video we will discuss about the UGC NET 2016 question paper solution. Thank you so much.